नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम निफ्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी के संबंध में आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों, हम लोग उसको लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है दोस्तों, अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक्स में जो आपका टॉपिक चल रहा था वो आपका इंडेक्स नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले वाले में हम लोग एक वीडियो इस पे बना चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा। आज हम लोग जो आपका टॉपिक था उसमें हमने बताया था कि इंडेक्स नंबर में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो हम लोगों ने मीनिंग, इंपॉर्टेंस वगैरह, फीचर्स वगैरह, उसके जो थे टाइप्स वगैरह इंडेक्स नंबर के, वो चीज़ों हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर या सूचना, जो सूचकांक रचना है उसको हम लोग कैसे करते हैं, उन्हीं चीज़ों पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर या सूचकांकों की रचना करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम लोग सूचकांकों की रचना करते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जब सूचकांक को बनाते हैं तो हम लोग इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही सूचकांक का निर्माण या सूचकांक की रचना हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग डिटेल में एक एक बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले आपका ये जो पॉइंट है कि पर्पज और ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स, मतलब यहाँ पे क्या है कि सूचकांकों का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं। मतलब यहाँ पे है कि हम लोग किस उद्देश्य से सूचकांक को बना रहे हैं उसको हम लोग सबसे पहले निर्धारित करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी या कह सकते हैं वस्तुओं का चुनाव करते हैं। मतलब यहाँ पे है कि हम लोग उद्देश्य तो निर्धारित कर लिए, पर उस उद्देश्यों को, यानी कि सूचकांक को बनाने के लिए जिस उद्देश्य के लिए हम सूचकांक बना रहे हैं उसमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि अगर हम लोग जैसे किसी के जीवन निर्वाह के बारे में बना रहे हैं तो उसके आय की डाटा हमको पता करना पड़ेगा। यदि हम लोग किसी वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो उसके हम लोग थोक मूल्य या फुटकर मूल्य के बारे में पता करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग थोक मूल्य या फुटकर मूल्य, अगर वस्तुओं की बात करें तो किन वस्तुओं को हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो इसी तरह हम लोगों को आपका वस्तुओं का चुनाव भी हम लोग को उद्देश्य निर्धारित करने के बाद करना पड़ता है। फिर आपका क्या है कि ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशन, मतलब क्या है, आपका मूल उदाहरण प्राप्त करना। मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग जिस भी वस्तुओं का सिलेक्शन किए हैं उसका मूल उदाहरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग उनमें किन किन प्रश्नों को देखेंगे, इसको अभी हम लोग देखते हैं डिटेल में। फिर आपका है सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर एंड कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो दोस्तों हम लोगों ने शुरू में बताया था कि आपका सूचकांक क्या है, एक तुलनात्मक रूप से क्या है, गणना करने का, या एक कह सकते हैं कि एक तुलनात्मक गणना करने का टूल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो तुलना करते हैं हमेशा किससे करते हैं, बेस ईयर से करते हैं। तो हम लोग आधार वर्ष का चुनाव कैसे करेंगे, आधार वर्ष क्या होता है ये भी हमने बताया था दोस्तों। जिस वर्ष से हम लोग तुलना करते हैं तो उसे हम लोग एक बेस ईयर मान के चलते हैं। उस बेस ईयर से ही हम लोग आगे के करंट ईयर को क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पे बेस ईयर का हम लोग चुनाव कैसे करेंगे, फिर उसके साथ मूल अनुपातों का परिकलन कैसे करेंगे। तो इन बिंदुओं को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है आपका सूचकांक रचना करते समय। फिर आप बात आती है सिलेक्शन ऑफ और चॉइस ऑफ एवरेज, यानी कि माध्यों का चुनाव। होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग अलग अलग डाटा कलेक्ट करते हैं तो कभी कभी एक ही डाटा के, एक ही चीज़ों के बहुत से क्या होते हैं, मूल्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो उस दशा में हम लोग सभी मूल्यों को क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो उस दशा में हम लोग किन एवरेज का हम लोग चुनाव करेंगे। मतलब यहाँ पे कि आपको पता होगा कि एवरेज निकालने के लिए बहुत से आपके टूल्स हैं, जैसे समांतर माध्य है, माध्यिका है, मोड है, गुणोत्तर माध्य है। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ एवरेज या किन माध्यों का चुनाव हम लोग को करना उचित होगा। फिर बात आती है आपकी लास्ट में सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अंत में हम लोग किन रीतियों का प्रयोग करेंगे सूचकांकों की रचना करने के लिए, तो अंत में हम लोग को उसका भी चुनाव करना होता है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे हम लोग 6 बिंदु हैं, सूचकांकों की रचना करते समय हम लोग इन 6 बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपका जो था वो था पर्पज और ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स या सूचकांक का उद्देश्य निर्धारण।
तो दोस्तों सूचकांकों को बनाते समय सबसे पहले हम लोग उसके उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है, क्योंकि वस्तुओं का चुनाव, मूल उदाहरण, भारों का निर्धारण, सूचकांक की किस रीति का प्रयोग करना है, ये सभी बातें किस पे निर्धारित होती हैं दोस्तों, उसके उद्देश्यों पर ही क्या होती है, निर्भर होती हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे इन पॉइंटों को देखा, तो ये सारे पॉइंट्स आपके किससे रिलेटेड हैं या किसके यानी कि रास्तों में चलेंगे या किसके पथ प्रदर्शन में चलेंगे, तो वो उद्देश्यों के ही पथ प्रदर्शन में ये सभी बिंदुओं आपके निर्धारित किए जाते हैं। सिंपली आप लोग इसको जानते भी हैं कि उद्देश्य के आधार पर ही आप रास्तों को चुनते हैं, उस रास्ते को चलते हैं। तो उसी तरह यहाँ सूचकांक का भी बनाते समय हम लोग उद्देश्यों का निर्धारण सबसे पहले करते हैं। यदि हम लोग उसको उदाहरण के रूप में समझे दोस्तों कि देखिए जैसे दिया गया है कि जीवन निर्वाह सूचकांक बनाते समय यह निश्चित करना पड़ता है कि किस वर्ग के व्यक्तियों का सूचकांक बनाना है। आपको पता होगा कि एक जीवन निर्वाह सूचकांक आपका बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जिस वर्ग का हमको चाहिए उसी वर्ग का हमें डाटा कलेक्ट करके उसी वर्ग का हमको सूचकांक बनाना होता है। अगर हमको श्रमिकों का चाहिए तो श्रमिकों की आयों को देखेंगे, उनके जीवन निर्वाह को देखेंगे कि उनकी जीवन शैली कैसी है, क्या उनकी शिक्षा है, क्या उनकी आपकी स्वास्थ्य है, क्या कितना खर्च वो स्वास्थ्य पे कर रहे हैं, कितना शिक्षा पे कर रहे हैं, कितना अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम लोग श्रमिकों का बनाना चाहेंगे तो हमको श्रमिक वर्ग की सूचकांक बनाना पड़ेगा। अगर हमको सरकारी कर्मचारियों को देखना होगा तो सरकारी कर्मचारियों का हम लोग डाटा देखेंगे। तो यही चीज़ कह रहा है कि हमें पहले से उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए कि हमें ग्रामीण परिवेश का चीज़ डाटा कलेक्ट करके बनाना है सूचकांक, कि हमें शहरी बनाना है। ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है कि आपका उद्देश्यों का निर्धारण कैसे आपका सबसे पहले किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो वहाँ पे ये कुछ सीरीज दे सकते हैं आपको सीक्वेंस में। आजकल आपको पता होगा कि कथनी के तौर पे एक क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें आपके चरण वाइज कुछ स्टेप दे दिया जाता है, फिर उसमें 1 2 3 4 3 2 1 4 ऐसे करके। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं और इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप लोगों को आशा है क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़ या वस्तुओं का चुनाव। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सूचकांक में सभी वस्तुओं सम्मिलित करना ये संभव नहीं होता है दोस्तों, और ना ही आवश्यक होता है। अगर आप लोग देखिए कि पहले जब 1980 के समय था तो वहाँ पे आपके पास जो वस्तुएं थी, और आज 2020 में आप लोग देखेंगे तो आप लोग जो थोक मूल्य सूचकांक है, फुटकर मूल्य सूचकांक है, इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि 1980 में आपकी जो वस्तुओं का चुनाव था वो कम से कम आपकी 120 वस्तुएं ऐसे करके आपके पास थी। आज आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास 600 से अधिक क्या है वस्तुओं को आप लोग सूचकांक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वही चीज़ है कि कभी कभी हम लोग वस्तुओं का चुनाव समय के आधार पर किया जाता है, और कैसी वस्तुओं का चुनाव करना है, किस आधार पर हमको सूचकांक बनाना है, तो उसी आधार पर हमको वस्तुओं का चुनाव भी करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्नों का हम लोग चयन करते हैं। जब भी वस्तुओं का चुनाव करते हैं तो हम लोग कुछ प्रश्न करना या प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि कौन सी वस्तुएं चुनी जाए। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि वस्तुओं का चुनाव करने के समय, या कह सकते हैं कि वस्तुएं कौन सी चुनी जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि आपका जो प्रतिनिधि करने वाली वस्तुएं होती हैं या लोकप्रिय वस्तुएं होती हैं उनसे संबंधित हम लोग क्या करते हैं वस्तुओं का चयन कर लेते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो पहचानने योग्य वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं आप ऐसा होती है जो पहचान के योग्य नहीं होती हैं, तो उनका हम लोग नहीं चयन करते हैं। फिर देखते हैं कि क्या वस्तुएं सभी एक दूसरे से सजाती हैं या कह सकते हैं सिमिलर हैं, तो हम लोग वस्तुओं का चुनाव करने के लिए इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, कि आपकी नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ कितनी हम लोग सेलेक्ट करें। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था कि आपका 1980 के समय आपका क्या था कि आपके पास नॉर्मली 360 की वस्तुओं के आसपास रहती थी। आज आपके समय क्या है कि आपके पास 600 से अधिक क्या है वस्तुओं को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग वहाँ पे आपके आधारों के आधार पे हम लोग वस्तुओं को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। ये आपके समय के अनुकाल या आपके कह सकते हैं सूचकांकों के आधार पे हम लोग वस्तुओं को कम ज़्यादा
संख्या उनकी करते हैं। फिर आती है उनकी किस्म कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों सूचकांकों को बनाते समय हम लोग ऐसी वस्तुओं को सम्मिलित करना चाहते हैं जो सबसे अधिक क्या हो, प्रमाणित हो, यानी कि कह सकते हैं कि उसको हम लोग क्या करें, प्रमाप रख सकते हैं कि वो वस्तुएं किस प्रमाप के आधार पर ली गई हैं। जैसे कि होता क्या है कि दोस्तों जैसे पेट्रोल है तो उसका एक प्रमाप है कि ये इतने होना चाहिए, जैसे गोल्ड है तो उसका एक प्रमाप है कि 24 कैरेट होना चाहिए। तो उसी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं कि उसकी किस्म कैसी है, वैरायटी कैसी है। तो जो प्रमाणित होती हैं किसी भी आपके सरकारी संस्थाओं से या किसी भी ऐसे संस्थाओं से जो उस वस्तुओं को क्या कर सकें, प्रमाणित कर सकें, तो हम लोग उन्हीं किस्म की वस्तुओं को सिलेक्शन करते हैं। फिर बात आती है अंत में कि उनको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाए या क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। तो सामान्यतः सूचकांकों को हम लोग क्या करते हैं, समूहों में भी रख सकते हैं दोस्तों और अलग अलग भी रखते हैं। तो कभी कभी हम लोग सूचकांक समूह में रख के बनाते हैं, जैसे कि आपकी पेट्रोलियम पदार्थ की हम लोग क्या कर लेते हैं, समूह बना लेते हैं। या आप कह सकते हैं कि आपकी धातुओं के लिए एक अलग समूह बना लेते हैं जिसमें आप अलग अलग वस्तुएं रख देते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। फिर जैसे पेट्रोलियम पदार्थ में आपके डीजल, पेट्रोल वगैरह आपके जितने भी पेट्रोलियम चीज़ें हैं उनको अलग रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अलग अलग वस्तुओं को बना रखते हैं, कभी कभी हम लोग समूहों में वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। तो वस्तुओं को चुनाव करते समय दोस्तों हम लोग इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर आपका वस्तुओं का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर लें, नेक्स्ट पॉइंट आपका था कि ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशन या मूल्य उदाहरण प्राप्त करना। तो यहाँ पे दोस्तों मूल्य लेते समय हम लोग ये चीज़ सतर्कता या निष्पक्षता से काम करते हैं कि सूचकांकों का जो अशुद्ध होना है वो कम से कम हो, या कह सकते हैं कि उनका जो मूल्य हो वो कभी बाइफरविकेट ज़्यादा ना करता हुआ हो। ऐसा मूल्य सेलेक्ट करते हैं जो क्या हो, एक स्थिर संभावना उसकी बनी रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो मूल्यों का चयन करते हैं वो आपके 5 तरीक़ों से है, जैसे कि आपका थोक मूल्य या फुटकर मूल्य हो सकता है। फिर आपका मूल्य व्यक्त करने का रूप अलग हो सकता है दोस्तों कि हाउ टू प्राइस टू बी कोटेड। फिर आपका यहाँ पे मूल्य का उदाहरण की आवृत्ति कैसी है। फिर आपका मूल उदाहरण की प्राप्ति के स्थान कैसे हैं या किस स्थान से हम लोग उसको ले रहे हैं। फिर आपका उदाहरण या मूल उदाहरण का औसत कैसे हमको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे थोक या फुटकर मूल्य का मतलब क्या है कि थोक मूल्य लेने के या फुटकर मूल्य लेने के लिए हम क्या करते हैं, आपके उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं कि अगर हम लोग आपके समग्र के लिए देख रहे हैं तो थोक मूल्य को सेलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग समग्र के लिए नहीं देख रहे हैं या कह सकते हैं यूनिवर्स के लिए नहीं देख रहे हैं तो हम लोग फुटकर मूल्यों को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा बात आता है कि मूल्य व्यक्त करने का रूप कैसा होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि मूल्य जो आपका व्यक्त होगा वो मुद्रा मूल्य में होगा या आपके मात्रा मूल्य में होगा। मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे कि आपका 500 कुंटल गेहूं है तो ये आपका क्या है, मुद्रा मूल्य में है। अगर हम लोग कहें कि पर 12 दर्जन केले इतने रुपए के हैं तो यहाँ पे क्या है, मात्रा के साथ आपका क्या है, आपके मूल्यों का निर्धारण किया गया। तो इसी तरह आपका मूल्य व्यक्त करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आपके मनी प्राइस या क्वांटिटी प्राइस को हम लोग देखते हैं। फिर आपका क्या है कि मूल उदाहरण की आवृत्ति कैसी है। मतलब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आपके अंतरालों में क्या होता है, कभी हम लोग साप्ताहिक मूल्य को जनरेट करते हैं, कभी मासिक मूल्य को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग, जैसे सोने का क्या होता है दोस्तों कि हम लोग पर डे उसका मूल्य देखते हैं, पर आप लोग अनाजों का देखे होंगे कि साप्ताहिक मूल्य का सूचकांक बनाया जाता है। या आप लोग सेंसेक्स वगैरह के बारे में जानते होंगे तो जब हम लोग पर डे शेयर क्या होता है आपका, उसका अलग से सूचकांक बनाते हैं। जैसे कि आपका बीएसई है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 30 शेयर क्या करता है, आपका 30 शेयरों का इंडेक्स बनाया जाता है पर डे के हिसाब से कि आज इतने अंकों से उछाल हुआ सूचकांक में, आज इतने अंकों से गिरावट हुई है सूचकांकों में। तो ये आपकी आवृत्ति निर्भर करती है आपके जिस भी आधार पर हम लोग उसको सेलेक्ट किए हुए हैं। फिर आपका जो आपकी उदाहरण की जो मूल उदाहरण की प्राप्ति के स्थान है तो वो आपका कैसा बाजार है, या आप कह सकते हैं कि वो एक समग्र या कह सकते हैं बड़ा बाजार है। जैसे कि आप लोग जहां आप लोग सामान लेने जाते हैं गेहूं या फुटकर में तो वो एक अलग बाजार होता है, पर जहां पे केवल एक ही बाजार की चीज़ें होती है, जैसे गेहूं का बाजार जहां पे केवल गेहूं ही गेहूं रहते हैं, या आप कह सकते हैं मछली बाजार जहां केवल क्या होते हैं, मछली ही मछली होती है। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, वो आपके थोक मूल्य अलग हो जाते हैं और आपके फुटकर मूल्य के सूचकांक अलग हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दोस्तों कि हम लोग किस स्थान से उसका मूल्य प्राप्त कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। फिर आपका मूल उदाहरण औसत निकालना।
तो कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि बाइफरविकेट, जैसे हमने शुरू में बताया था कि मूल्यों में अलग अलग जगह पे बाइफरविकेट होता है। जैसे कि आप समझिए कि अगर आपकी मंडी में गेहूं का 1000 मूल्य है और दूसरी मंडी में आपका 1100 है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज लेके चलेंगे। अगर एक ही मूल्य है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर जैसे मूल्यों में भेदभाव होती है तो हम लोग उन सभी मूल्यों का एवरेज लेके आपका मूल्यों को सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मूल्य उदाहरण प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम लोग इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखें तो दोस्तों आधार वर्ष का चुनाव तथा मूल्य अनुपातों का परिकलन, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आधार वर्ष का कैसे चुनाव करें और उनका मूल्य अनुपातों का परिकलन हम लोग कैसे करें। तो दोस्तों किसी भी चालू वर्ष के जो मूल्य सूचकांक होते हैं वो एक निश्चित वर्ष की तुलना में ही तैयार किए जाते हैं। जैसे हमने शुरू में बताया था कि आपका जो बेस ईयर होता है उसी के आधार पे क्या होता है दोस्तों, करंट ईयर को हम लोग आपका सूचकांक बनाते हैं। या आप लोग पता होगा जैसे हम लोग P0 और P1 के बारे में बताए थे टाइप्स ऑफ आपके सूचकांकों में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेस ईयर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि बेस ईयर से ही हम लोग क्या करते हैं, आज के करंट या चालू वर्षों का तुलना करते हैं। तो दोस्तों इस बेस ईयर को चुनाव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आधार वर्ष का चुनाव करने के लिए हम लोग इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले ये क्या है कि यह वर्ष या काल सामान्य हो, मतलब दोस्तों क्या हो कि उस काल में सभी चीजें क्या है, परिस्थिति एक सामान्य होनी चाहिए, जैसे कि हमेशा नॉर्मली जीवन काल में होती है। जैसे कि अगर आप लोग 2020 का समय काल देखेंगे तो इस समय काल को आप ये कह सकते हैं आपदा काल कह सकते हैं। तो इसी तरह कभी कभी किसी साल में क्या होता है दोस्तों, कभी आपदा आ जाती है जिससे देश क्या हो जाता है, बहुत प्रभावित हो जाता है, या बहुत मंदी आ गई तो देश प्रभावित हो गया। तो जैसे इस काल को जैसे 2020 को कहेंगे तो ये एक सामान्य काल आपका या सामान्य वर्ष नहीं कहलाएगा, बल्कि आप कुछ ऐसे वर्ष को चुनाव करेंगे जहां पे सभी स्थिति क्या हो, सामान्य जैसे रहती है वैसे ही बनी रहती है। इस समय आपका जैसे कोरोना काल का है, ये आपदा के कारण आपकी चीजें क्या है, आशातीत क्या है, बदलाव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मंदी हो गई, तो ऐसे ईयर को हम लोग चुनाव में नहीं करते हैं। फिर दूसरा है कि वास्तविक और काल्पनिक नहीं हो, मतलब क्या हो दोस्तों कि वास्तविक रूप में वो होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग भविष्य के चीज़ों को बेस ईयर लेके चलें। तो यहाँ पे हम लोग वास्तविक ईयर को ही हम लोग ध्यान में रखते हैं। फिर उस काल की समस्त सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा भी ना हो कि उस काल को जिस काल को हम लोग बेस ईयर चुन रहे हैं उसका हमारे पास डाटा ही ना हो। जैसे कि आपका अब तो सारी डाटा आपके पास मौजूद होते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता था जब पुराने समय में कि आपके पास क्या थी, सूचनाओं का अभाव रहता था, तो सभी के पास डाटा संभव नहीं होती थी। पर आपके पास जिस ईयर का डाटा हो उसी ईयर के आप क्या करेंगे, बेस ईयर रखने की आपको उचित रहेगा। अगर आपके पास डाटा नहीं है उस समय काल का या उस वर्ष का, तो आप उसका बेस ईयर नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपका पॉइंट देखिए तो यहाँ पे दिया है यह वर्ष अधिक पुराना भी ना हो, मतलब ये है कि हम लोग देखिए जैसे अभी हम लोग का क्या है, बेस ईयर बदल गया, 2011 रख दिया गया, फिर इससे पहले आपका क्या था, आपका 2000। तो ऐसे आपका समय के आधार पर क्या होता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग बेस ईयर को भी आगे बढ़ाते जाते हैं। शुरू में आपका 1980 था, फिर उससे पहले आपका 1941 से कि अभी तक में बहुत बार आपका बेस ईयर क्या हुआ, बदलाव किया गया है। जैसे भी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल थोक मूल्य और आपका फुटकर मूल्य सूचकांकों के बारे में लेके चल रहे हैं, तो वही चीज़ है कि दोस्तों जब आपका बेस ईयर सेलेक्ट किया जाता है तो ऐसा भी ना हो कि बहुत अधिक पुराना या 1950 का हम लोग बेस ईयर रख ले, तो आज की तुलना में तो आपका जो सूचकांक बनेगा वो बहुत ही अस्थिर बनेगा या बहुत ही डिसबैलेंस बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो बेस ईयर है वो आपका सिंपली ज़्यादा अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दोस्तों बेस ईयर का चुनाव करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बेस ईयर निश्चित करने के बाद हम लोग रीतियों का जो प्रयोग करते हैं वो दो रीतियों का प्रयोग करते हैं, एक स्थिर आधार रीति होती है, एक श्रृंखला आधार रीति होती है। तो इन दोनों रीतियों को हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग केवल इस चीज़ को पॉइंट में रखे हैं केवल कि आपकी जो आधार वर्ष निश्चित करने की रीतियाँ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक स्थिर आधार रीति होती है, ये आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है तो इसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, और दूसरा आपका श्रृंखला आधार रीति होती है या फिक्स बेस मेथड या चेन बेस मेथड होती है। तो इसमें हम लोग आधार वर्ष कैसे बनाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे।
नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे है सिलेक्शन और चॉइस ऑफ एवरेज या माध्यों का चुनाव। जैसे हमने शुरू में बताया दोस्तों कि कभी कभी आपका क्या होता है दोस्तों कि आपके पास जो भी सूचकांक कलेक्ट होते हैं या जो भी डाटा कलेक्ट होते हैं वो एक से अधिक हो जाते हैं, तो उस आधार पे आपका सूचकांकों का निर्माण करने में आपको कठिनाइयाँ होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक औसत को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी औसत के आधार पर सारे डाटा को हम लोग निकालते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों सूचकांकों के विभिन्न वस्तुओं के मूल्यांकनों का औसत या माध्य लेना होता है या होता है। तो अतः यह निश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि हम लोग सूचकांक रचना में किस माध्य का प्रयोग करेंगे। वही चीज़ हमने बताया कि जब आपके मूल्य डिसेल आपके अलग अलग हों तो हम लोग पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि किस माध्य के आधार पर हम लोग आपका औसत या माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हम लोग अलग अलग तरीके से माध्य निकालते थे, पर यहाँ पे आपका मुख्य रूप से इन 3 माध्यों को ही हम लोग चुनते हैं। सबसे पहले आपका समांतर माध्य है, फिर एक आपका माध्यिका है और आपका गुणोत्तर माध्य है। आपको ये ध्यान देना है कि आप इनमें से किसी भी माध्य को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर जो भी सेलेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ में आपको सारे जगह यही चीज़ एक ही माध्य को इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे आपका जनरली आपका यही 3 आपका मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन का ही प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका आखिरी में जो पॉइंट है दोस्तों ये है सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो दोस्तों अंत में हम लोग सब कुछ करने के बाद हम लोग रीतियों का चुनाव करते हैं कि किन रीतियों के आधार पे हम लोग सूचकांकों का निर्माण करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं को तय करने के बाद दोस्तों हम लोग रीतियों को निर्धारित करते हैं। तो आपकी जो सूचकांक की रचना की रीतियाँ होती हैं वो 2 होती हैं। एक आपका साधारण सूचकांक रीति होता है, एक आपका भरित सूचकांक रीति होता है। इस साधारण सूचकांक में बहुत से प्रकार है दोस्तों, उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। और आपके भरित सूचकांक में भी बहुत से आपके जो सांख्यिकीविद थे उन्होंने अपना अपना विचार से अपने अपने रीति को बनाया है, तो हम लोग उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग केवल यहाँ पे आपके जो हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पे देख लिए वो आपके नॉर्मली यहाँ पे हम लोग समझने वाले थे कि आपका कैसे हम लोग सूचकांकों की रचना करते हैं और कैसे हम लोग इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये आपके सिलेबस में एक पॉइंट था, तो इसको हम लोग आज यहाँ पे देख लिए। अब आपका जो नेक्स्ट है दोस्तों इसी के अंतर्गत हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले आपका क्या था, हम लोगों ने देखा था कि आपका ये आधार वर्ष निश्चित करने की जो रीति है इसको हम लोग समझेंगे, आपके स्थिर और श्रृंखला बेस वाली। और अंत में हम लोग ये जो आपकी सूचकांक रचना रीति है ये आपका 2 टॉपिक अब बच रहा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ये न्यूमेरिकल पार्ट है, अभी तक जितना भी पार्ट था दोस्तों ये थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था। आपको केवल इसमें से जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है वो आपको इस पॉइंट को ध्यान से आप लोग सीक्वल में समझ लीजिएगा। और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो रीतियों के अंतर्गत है, उससे आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना रहेंगी। तो यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पार्ट आज समाप्त हो गया है, न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक UPID लिंक दिया जा रहा है, उसके थ्रू आप लोग होम मिनिस्ट्री चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरीके का यहाँ पे दबाव नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों वो आप ही के लिए प्रयोग किया जाएगा, आप ही के लिए आपका यहाँ पे लगाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।